लास्ट टाइम की बात की जाए तो जो भी मैंने रिटायरमेंट में आपको पढ़ाया था, तो आपको पता होगा रिटायरमेंट में मैक्सिमम चीजें बता दी। आज थोड़ा सा रिटायरमेंट को लेके हल्का रिविजन किया जाता है, क्या क्या हमने पढ़ा, कॉन्सेप्ट्स क्या क्या थे, और बाकी कुछ छूटा है तो हम उसे बता देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं फिलहाल क्या क्या हमने अब तक रिटायरमेंट में पढ़ लिया, और फिर इसके बाद इसको कंप्लीट किया जाता है। आफ्टर दैट वी स्टार्ट अ डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो चलिए बच्चों, देखो मैंने इसमें जो रिटायरमेंट में आपको पढ़ाया है वो पढ़ाया था पहला बच्चों न्यू पीएसआर। न्यू पीएसआर बताया था, हाँ सर न्यू पीएसआर बताया था। और रिटायरमेंट में न्यू पीएसआर के दो मेथड आपने बताए थे। एक तो नॉर्मल, अगर कोई पार्टनर रिटायर्ड हुआ उसको हटा दीजिए, बाकी बचा हुआ हिस्सा ही न्यू पीएसआर हो जाएगा। और दूसरा मेथड क्या था बेटा, जो पार्टनर रिटायर्ड होता है उसके शेयर्स को बचे हुए पार्टनर किसी ना किसी पर्टिकुलर इश्यूज में डिवाइड कर लेते हैं। हाँ सर याद आया, दो इश्यूज आपने बताए थे, और न्यू पीएसआर निकालने का दो ही मेथड था, तीसरा कोई मेथड नहीं था। इसका बच्चों मैंने यहां पे आपको बताया था गेनिंग रेशियो। हाँ सर ये भी बताया था, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था, न्यू माइनस ओल्ड। हाँ सर याद आ गया, न्यू माइनस ओल्ड, ये दो चीज हमने सीखी थी बच्चों। इसके बाद इसमें जो थर्ड पॉइंट था वो हमने आपको सिखाया था जनरल एंट्री। जनरल एंट्री रिलेटेड टू गुडविल। गुडविल से रिलेटेड बेटा दो एंट्री बताई थी, एक तो जो अपीयर इन द बुक्स होती है वो तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। हाँ सर ये बताई थी। एक एंट्री इसमें जो बाहर एडजस्टमेंट में दी होती है उसकी सिर्फ एक एंट्री बनती है, गेनिंग या रिमेनिंग। गेनिंग या फिर आप बोल सकते हो रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, या फिर गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ सर हमने ये भी पढ़ा था, यहां तक तो आपने पढ़ा था, यहां तक आपको याद भी होगा, पता भी होगा। ठीक है सर, इसके बाद बच्चों जनरल एंट्री, सॉरी जनरल के बाद रीवैल्यूएशन, इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल और कैपिटल एडजस्टमेंट बैलेंस शीट। तो फिलहाल कोई से बाहर है, आनी नहीं है, लेकिन जैसे बैलेंस शीट आप एडमिशन में बनाते थे वैसी बैलेंस शीट यहां भी बनानी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आती। तो चेंजेस कहां आती थी, इतनी चीज से हमने पढ़ी। इसके बाद मैंने आपको एक इसमें नई चीज पढ़ाई थी, वो थी एडजस्टमेंट एंट्री। बच्चों मैंने इसमें आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री बनाई थी कि क्वेश्चन में जब भी सिंगल एंट्री या एडजस्टमेंट एंट्री कहेगा तो गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू आपका सैक्रिफाइस पार्टनर्स, ये एंट्री बन जाती है। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बस बच्चा इतनी चीजें हमने बताई थी। चेंजेस कहां होती थी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चेंजेस क्या होती थी कि जो भी हमारा बैलेंसिंग बचता था, जब जो पार्टनर रिटायर्ड होता था, जो उसकी बैलेंसिंग बचती थी, तो रिटायर्ड पार्टनर की बैलेंसिंग कहां जाती थी, उसके लोन अकाउंट में। जैसा सपोज दैट ए रिटायर्ड हुआ, बीओसी बचे हैं, तो बीओसी की बैलेंसिंग कहां लिखते थे, तो बेटा बीओसी की बैलेंसिंग हम लिखते थे आपका उसमें बैलेंस सीडी में, और ए की बैलेंसिंग हम कहां लिखते थे, तो बच्चों ए की बैलेंसिंग से हम वहां पे उसके कैपिटल सॉरी उसके लोन अकाउंट में हम लिख देते थे ना। तो ए की बैलेंसिंग हम लोन अकाउंट में लिखते थे, तो बीओसी की उनके बैलेंस सीडी में लिख देते थे। 1 सेकंड, 1 सेकंड, हाँ चलो ठीक है सर, यहां तक हमें चीजें समझ में आ गई। ओके, अब बच्चों बात की जाती है आगे। इसके बाद क्या सर इसमें और भी कोई टॉपिक था, तो मुझे जहां तक याद है इसमें और कोई टॉपिक बचता नहीं है, सारे टॉपिक डिस्कस हो चुके हैं। बस आपको अगर कोई दिक्कत है, कोई चीज इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, आपने कोई ट्रांजेक्शन पढ़ा, आपको नहीं समझ में आया कि सर ये इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, देन व्हाट्सएप मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। आप व्हाट्सएप नंबर पे मुझे भेजिए कि सर इसका क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, या हम मेरे हिसाब से इंक्रीज होगा, अमाउंट कितना आएगा। तो बस यही कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो आप इसके लिए मुझे व्हाट्सएप भेज सकते हो, और व्हाट्सएप अगर मैं देखूंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ ठीक है इसमें ये प्रॉब्लम्स आएंगे या ये चीजें होंगी। चलिए यहां पे आपका रिटायरमेंट खत्म हो जाता है। रिटायरमेंट के 58 क्वेश्चंस आप लगा सकते हो। ठीक है सर, हो जाएगा, हो जाएगा नहीं, हो जाना चाहिए, क्योंकि जब भी कॉपीज चेक की जाएंगी या मैं आपसे मंगाऊंगा तो यहां तक क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होने चाहिए।
और अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस नहीं आया, देन यू विल आस्क मी, आई विल टेल यू ऑल द थिंग्स। चलिए सर ठीक है, हो जाएगा। आगे आगे आज की क्लास में बच्चों स्टार्ट किया था डेथ ऑफ अ पार्टनर या डिसीज पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर या डिसीज पार्टनर, ध्यान से देखिएगा। जितनी चीजें बेटो आप लोगों ने पढ़ी है कहां पे, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में, उतनी ही चीजें आपको कहां पढ़नी है, डेथ ऑफ अ पार्टनर। सिर्फ चेंजेस कहां होता है वो बात थोड़ा ध्यान से सुनना। डेथ ऑफ पार्टनर, बेटा डेथ ऑफ पार्टनर में अभी आपने क्या पढ़ा था, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब आप क्या पढ़े हो, डेथ। बेटा जब पार्टनर रिटायर्ड होता था तो उसकी डेथ नहीं होती थी, वो सिर्फ बिजनेस छोड़ के जाता था। बिजनेस छोड़ के जाता था तो उसका जो कैपिटल अकाउंट था, जो भी उसका पैसा होता था, भाई कोई अगर बिजनेस रिटायर्ड हुआ, उसका जो भी पैसा बैलेंस बचा, हमने उसके लोन अकाउंट में डाल दिया, या तो उसको हमने दे दिया कैश में दे दिया, या तो उसके लोन अकाउंट में डाल दिया। क्योंकि वो पार्टनर जिंदा है, सिर्फ रिटायर्ड हुआ है हमारे बिजनेस से। लेकिन जब पार्टनर की डेथ हो जाती है तो क्या पार्टनर जिंदा है क्या? नहीं, पार्टनर दुनिया से जा चुका है। और बेटे जब वो दुनिया से जा चुका है तो क्या आप उसका लोन अकाउंट बनाओगे क्या? नहीं, क्योंकि वो तो है ही नहीं, पैसा तो उसको मिलेगा नहीं। पैसा किसको मिलेगा भाई? उसका तो बिजनेस में जो भी पैसा है उसको तो हमें देना पड़ेगा ना। किसको देंगे? उसकी फैमिली को, जो उसके पीछे उसकी फैमिली है, उसके जो नॉमिनीज हैं, हम पैसा उन्हें देंगे। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव। क्या कहते हैं? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो बेटा जो पार्टनर डेथ होता है, सबसे पहली चीज जो उसका पैसा है, जो कैपिटल अकाउंट में आप सब कुछ डालते हो और डालने के बाद बैलेंसिंग होती है ना, अभी तक आपके रिटायरमेंट में क्या था, जो बैलेंसिंग थी आप उसे उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती थी। बट यहां पे जब पार्टनर की डेथ हो जाती है तो वहां पे जो उसकी बैलेंसिंग होगी वो उसके लोन अकाउंट में नहीं जाएगी। कहां जाएगी सर? तो जो आप लिखते थे एज लोन अकाउंट, वहां पे आप लिखोगे एज एग्जीक्यूटर अकाउंट। एज एग्जीक्यूटर अकाउंट। एज एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर का मतलब होता है जो कि उसके पीछे की फैमिलीज हैं, जिससे जो कि उसके एग्जीक्यूटर्स बचे हुए हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो सबसे पहला चेंजेस आपको कहां दिखाई दिया डेथ में, कि सर जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे वहां पे जब एज, मान लीजिए ए अगर रिटायर्ड होता है तो हम ए की बैलेंसिंग कहां डालते थे? एज के लोन अकाउंट में लिखते थे ना, एज लोन अकाउंट, ए की बैलेंसिंग वहां डालते थे। लेकिन सर यहां पर डेथ में क्या होगा, जो हम एज लोन अकाउंट लिखते थे अब हम उसको क्या लिखेंगे? एज एग्जीक्यूटर अकाउंट लिखेंगे। हाँ सर, यहां तक हमें बात समझ में आ गई, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं। एक चेंजेस समझ में आया, जो एज लोन अकाउंट लिखते थे डेथ में उसे क्या लिखते हैं? एज एग्जीक्यूटर अकाउंट, क्योंकि जो पैसा मिलेगा उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलेगा, उसके लीगल एग्जीक्यूटर को मिलेगा। तो एज लोन की जगह क्या लिख देंगे? एज एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, यहां तक से समझ में आ जाता है। तो बस इतना इसमें समझाना था। अब दूसरी चीज जो यहां समझनी है, उसको समझाने से पहले डेथ में हमें करना क्या क्या है, किस किस स्टेप को फॉलो करना है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, क्या क्या चीजें बनानी है, क्या क्या चीजें निकालनी है, पहले हम उसे सीखेंगे। उसके बाद डेथ में और कौन कौन से चेंजेस आते हैं हम उसे सीखेंगे। आइए बच्चों ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बेटा, जैसे आप रिटायरमेंट में जिस तरीके से आप न्यू पीएसआर निकालते थे, दो मेथड थे ना न्यू पीएसआर के, बेटा वही दो मेथड यहां भी आ जाएंगे डेथ ऑफ पार्टनर में। आपको सबसे पहले क्या निकालना है? जस्ट लाइक एज अ रिटायरमेंट, जैसा कि आपने रिटायरमेंट में न्यू पीएसआर के मेथड्स पढ़े थे, मेथड नंबर फर्स्ट, मेथड नंबर सेकंड, सेम एज इट इज उसी तरीके से आपको डेथ ऑफ अ पार्टनर में भी आपको न्यू पीएसआर कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए सर, यहां तक हमें समझ में आ गया, हम निकाल लेंगे। सर दूसरा स्टेप, बेटा जैसे सेकंड स्टेप आप गेनिंग रेशियो निकालते थे, सेम एज इट इज यहां भी निकालना पड़ेगा। चलिए सर, हमें ये भी समझ में आ गया। सर गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था? न्यू माइनस ओल्ड रेशियो,
और सर ये हमें समझ में आया था, इसके हमने कई क्वेश्चन रिटायरमेंट में लगाए थे, हम गेनिंग में हमें दिक्कत नहीं, हम गेनिंग निकाल ये दो चीजें आपको एज इट इज रिटायरमेंट तरीके से निकालनी पड़ेगी। ठीक है सर, हो जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है? जर्नल एंट्री। सर क्या जनरल एंट्री में कोई चेंजेस है क्या? नो, देयर इज नो चेंज इन जनरल एंट्री एक्सेप्ट वन एंट्री ओनली। अब यहां पे एक एंट्री नई आ जाती है, सिर्फ एक एंट्री डेथ में नहीं आती है, बाकी एज इट इज जैसा आपने बनाया था गुडविल की एंट्री वो उसी तरीके से बनेगी, आपने जैसा बनाया था एसेट्स एंड लायबिलिटीज की एंट्री वो उसी तरीके से बनेगी, आपने जैसा बनाया था डबल टिक वाली एंट्रीज जो गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ये सब बच्चों एज इट इज उसी तरीके से बनेगी जैसा कि आपने रिटायरमेंट में बनाया था, कोई चेंजेस नहीं है, सेम सब कुछ उसी तरीके से। तो सर चेंजेस कहां है? सिर्फ एक नई एंट्री आएगी, ओनली वन न्यू एंट्री, जो कि मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे उस न्यू एंट्री को हम बनाएंगे। ठीक है, तो वो चेंजेस अभी हम पढ़ेंगे, पहले सीखिए आपको बनाना क्या है, बाकी सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं और सब आपको उसी तरीके से करना है जैसा कि आपने रिटायरमेंट में किया था। ठीक है सर। बेटा फोर्थ वन क्या है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। सेकंड चैप्टर से पढ़ते चले आओ, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, और फोर्थ चैप्टर में सेकंड पार्ट है डेथ ऑफ अ पार्टनर। सभी में आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ा है, कैसे बनता है आपको पता है, इसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस आता है उसकी एंट्री क्या बनती है ये भी आपको पता है, यहाँ पे एज इट इज उसी तरीके से बनाया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट क्या है सर? फिफ्थ पॉइंट हम बनाते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो चेंजेस थी वो मैंने आपको बता दी, कि जो अभी तक जब आप एडमिशन पढ़ते थे, जब एक नया पार्टनर आता था तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता था, उसमें सभी पार्टनर की बैलेंसिंग कहां जाती थी? टू बैलेंस सीडी में। क्यों? क्योंकि सभी पार्टनर बिजनेस में होते थे, उनकी कैपिटल बिजनेस में होती थी, इसलिए हम क्या लिखते थे? टू बैलेंस सीडी लिखते थे। फिर सर उसमें से जो पार्टनर्स थे एक रिटायर्ड हो गया, अब वो चला गया, जब पार्टनर रिटायर्ड हुआ तो रिटायरमेंट में जो बचे हुए पार्टनर है उनकी कैपिटल तो बिजनेस में है, इसलिए बचे हुए पार्टनर की कैपिटल तो टू बैलेंस सीडी में ही लिखी थी, लेकिन जो रिटायर्ड हुआ उसकी कैपिटल हमने उसके लोन अकाउंट में डाल दी, इज लोन अकाउंट, बी इज लोन अकाउंट, सी इज लोन अकाउंट, जो कि आपने रिटायरमेंट में पढ़ा था। तो सर डेथ में जैसा कि अभी मैंने आपको बताया पहले ही, जैसे डेथ मैंने स्टार्ट किया था आपको मैंने क्या बताया कि बेटा डेथ में कैसे डालते हैं? एज एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो जो आप एज लोन अकाउंट लिखते थे वो बैलेंसिंग में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चेंजेस क्या आएगी? जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा बेटा ये सेम एज इट इज उसी तरीके से बनेगा जैसा कि आप अभी तक सीखते आए हो, बस चेंजेस कहां आएगी? जो बैलेंसिंग होगी उसमें जो पार्टनर डिसीज्ड हुआ है, जिस पार्टनर की डेथ हुई है, उसका जो अमाउंट है वो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, लोन अकाउंट में नहीं। लिखेंगे क्या? एज एग्जीक्यूटर अकाउंट। बस इतनी सी बात दिमाग में। तो अगर देखा जाए बच्चों तो मुझे इसमें पढ़ाना क्या है? बस इतनी चीजें आपको बनानी थी। बैलेंस शीट आएगी नहीं, बैलेंस शीट यहाँ पे थी नहीं, और जो चीजें थी वो मैंने बता दी कि बैलेंस शीट आती हुई है एज इट इज, जैसे मैंने एडमिशन में बताया था वैसे बैलेंस शीट हर जगह बनती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आती। तो सर चेंजेस कहां है? यहां पे आपको पढ़ना क्या है? सब तो सर हमने पढ़ा है, पढ़ना क्या? जो मैंने जनरल एंट्री में एक एक्स्ट्रा एंट्री बताई, एक यहाँ पे एक्स्ट्रा न्यू चीजें आती है, एक न्यू एंट्री आती है, वो एंट्री आपको पढ़नी है, वही एंट्री आपको पढ़नी है। चलिए सर, तो उस एक एंट्री को बताइए, वो एक एंट्री ठीक है, हम लोग उसको सीखते हैं। आइए बच्चों उस एंट्री को सीखते हैं, वो एंट्री का कॉन्सेप्ट सीखते हैं, क्या है और कैसे किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा, कैसे एंट्री बनेगी, सब कुछ बताऊंगा, बस ध्यान से सीखना। चलो, तो डिसीज पार्टनर में बच्चों एक जो वो एंट्री है वो ये है, पहले कॉन्सेप्ट समझो वो एंट्री बनती किस चीज की है। बेटा देखो आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, बंद कब होता है? 31 मार्च में। दैट इज योर फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड टू 31 मार्च एवरी ईयर। अब हुआ क्या? आपका जो पार्टनर था उसकी डेथ हो गई। डेथ कब हुई? 30 सितंबर, 30 सितंबर को उसकी डेथ हो गई। बेटा जैसे 30 सितंबर को उसकी डेथ हुई तो यहां से यहां तक 6 मंथ तो वो बिजनेस में था ना, 6 महीने तो बिजनेस में था, बाकी 6 महीने तो वो नहीं था क्योंकि 30 सितंबर को डेथ हो गई।
तो जब बेटा मिडिल ऑफ द ईयर या ड्यूरिंग द ईयर अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो बच्चों उस डेथ तक का जो प्रॉफिट है, उस डेथ तक का क्या प्रॉफिट, इस प्रॉफिट में डिसीज पार्टनर का शेयर होगा या नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? मैसेज भी होगा या नहीं होगा? इस 6 महीने में जो जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका प्रॉफिट में हिस्सा होगा कि नहीं होगा? बताओ जल्दी, होगा या नहीं होगा? होगा, होगा ना, क्योंकि इस 6 महीने तक पार्टनर तो जिंदा था ना, पार्टनर ने काम किया ना, काम किया तो प्रॉफिट में उसका भी तो हिस्सा है, प्रॉफिट में उसे भी तो हिस्सा चाहिए। अब वो तो जिंदा नहीं है तो उसके जो एग्जीक्यूटिव्स हैं इस प्रॉफिट में उन्हें उसका हिस्सा मिल जाएगा। तो बस बच्चों हमें यहां पे जो नई चीज आई वो क्या आई कि सर अगर वो बीच में ड्यूरिंग द ईयर कभी भी उसकी डेथ होती है तो उस डेथ तक का ड्यूरेशन है, स्टार्टिंग से डेथ तक का, सिर्फ यहां से यहां तक का, बात का नहीं, स्टार्टिंग से सिर्फ यहां तक का जो डेथ का ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन का जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में डिसीज पार्टनर का शेयर होगा। पहली चीज, ठीक है सर, ये चीज समझ में आ गई कि हाँ चेंजेस क्या आई कि डेथ में जो डिसीज पार्टनर होता है उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलना है। तो सर बस यही सीखना है कि इसमें एंट्री क्या बनेगी, आप सिखाइए हम सीख लेते हैं। अब बच्चों मैं यहां बताने जाऊं उसको ध्यान से सीखना। ये इसको निकालते कैसे, पहले कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब देखो कैसे निकालते। जो बेटा उस पीरियड का प्रॉफिट आता है, उस टाइम पीरियड का जो प्रॉफिट आएगा, ये प्रॉफिट 2 तरीके से डिवाइड होता है, ये प्रॉफिट 2 वेज में डिवाइड होता है। टाइप्स क्या है डिवाइड करने के? पहला होता है प्रॉफिट जो डिवाइड होगा वो या तो टाइम बेसिस होगा, या तो प्रॉफिट टाइम बेसिस पे होगा, या तो प्रॉफिट सेल्स बेसिस पे होगा। ठीक है, पहला क्या होगा, या तो प्रॉफिट डिवाइड होगा टाइम बेसिस पे, या तो प्रॉफिट डिवाइड होगा सेल्स बेसिस पे। समझ में आया कि डेथ ऑफ अ पार्टनर में जो प्रॉफिट डिवाइड होता है वो 2 मेथड से होता है, या तो बेटा होगा टाइम बेसिस या तो होगा सेल्स बेसिस। आज बच्चों हम पढ़ेंगे टाइम बेसिस, कि टाइम बेसिस से कैसे प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है, और फिर बच्चों हम पढ़ेंगे सेल्स बेसिस। चलिए स्टार्ट किया जाता है कि प्रॉफिट को कैसे टाइम बेसिस से डिवाइड किया जाता है। ध्यान से देखना, बच्चों क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा एक चीज, क्या लिखी होगी सर? क्वेश्चन में लिखा होगा ए बी सी मान लीजिए पार्टनर थे, उनका रेशियो था 2:1। कितना था? 2:1। ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया। फिर कहेगा इनका इनकी बुक्स हमेशा बंद होती है, बुक्स आर क्लोज्ड, बुक्स क्लोज्ड 31 मार्च एवरी ईयर। क्वेश्चन में ये लाइन लिखी होगी कि बुक्स बेटा बंद हो जाती है कब? 31 मार्च। ये क्या लिखा है? 31 मार्च। तो बेटा एबीसी पार्टनर थे 2:1 में, और इनकी बुक्स कब बंद होती है? हर साल 31 मार्च को। अब इसके आगे एक लाइन दे देगा, क्या कहेगा? सीज डेथ ऑन 30 जून। बेटा सी की डेथ हो गई, कब कब डेथ हुई? 30 जून को। बुक्स स्टार्ट होती है 1 अप्रैल से, बंद होती है 31 मार्च को। सी की डेथ कब हुई? कोई भी डेट दे सकता है, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर, 31 दिसंबर, 1 जनवरी, कोई भी डेट दे सकता है। तो आपको दिमाग में क्या रखना, उसकी डेथ कब हुई? 30 जून को। ठीक है, फिर आगे लिख दिया प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 72,000। क्या लिख दिया? प्रॉफिट
यहाँ पे हो सकता है हल्का लाइट दिखे, थोड़ा सा समझ लेना, चौक से हो सकता है, चौक से थोड़ा लाइट दिख भी सकता है, नहीं भी, तो मैं बोल रहा हूँ इसलिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इस पे मत जाइएगा सही क्या लिखा है नहीं समझना है, मैं बोल रहा हूँ एक एक चीज को बताऊंगा, उसको ध्यान से समझिएगा। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना है 72,000, पूरे साल का प्रॉफिट दिया हुआ है कितना 72,000। हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट निकालना है किसके बेसिस पे, टाइम बेसिस पे। टाइम बेसिस पे कैसे पहले प्रॉफिट निकालें, कैलकुलेट द प्रॉफिट, यहां कहेगा कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ अ डिसीज पार्टनर, क्या कहेगा, कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ अ डिसीज पार्टनर, जो पार्टनर डिसीज हुआ है, जिसकी डेथ हुई है, उसका प्रॉफिट निकालिए। कैसे निकालेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम बेसिस पे। तो आइए बच्चों देखते कैसे निकालेंगे। प्रॉफिट कितना था, एक साल का प्रॉफिट था 72,000। बच्चों जो एक साल का प्रॉफिट था, पार्टनर की डेथ कब होती है, तो सर हमने देखा पार्टनर की डेथ हुई थी 30 जून को। सर साल स्टार्ट होता है अप्रैल से, पार्टनर की डेथ हुई जून में 30 जून को, और बुक्स बंद होती है 31 मार्च को। हमको तो बेटा यहां से यहां तक ही मतलब है ना, जब पार्टनर की डेथ हुई कब हुई सर, अप्रैल मई जून, सर 3 महीने में उसकी डेथ हो गई। हाँ सर समझ में तो आ गया, टाइम तो पता चल गया कितने महीने का, सर टाइम तो 3 महीने का था। हाँ सर टाइम तो पता चल गया, टाइम बेसिस इसी को कहते हैं, जब उसकी डेथ हुई आप उसको पकड़ लीजिए। ठीक है सर समझ में आ गया, उसी 3 महीने में डेथ हुई। 72,000 एक साल का था, प्रॉफिट निकालेंगे 72,000 एक साल का था, 12 मंथ का, 3 महीने का क्या होगा, हमें 3 महीने का चाहिए, तो आ जाएगा 18,000। कितना आ जाएगा 18,000। यस सर यहां तक हमें समझ में आ गया। अब बेटा देखो ये जो 18,000 आया 3 महीने का, इसमें तो अभी ए भी है, बी भी है, सी भी, तीनों लोग है ना, ए भी है, बी भी है, सी भी है, 3 महीने में तीनों लोग हैं। हमें किसका हिस्सा चाहिए, सिर्फ सी का चाहिए, सी का ही तो चाहिए था। सी का हिस्सा इसमें कितना आएगा, सी शेयर 1/5, 18,000 का 1/5 निकाल लीजिए। सी का हिस्सा था 1/5, बताओ अमाउंट क्या आएगा, जल्दी बताओ। तो सर 5 6 15, 3 18, 5 6 30, 00, सर आ जाएगा 3,600 आ जाएगा, इतना ही आएगा ना। 1/5 अगर निकालोगे तो 5 3 15, कैरी हुआ 6, और 5 6 30, बेटा 3,500 नहीं 3,600 आएगा, 3,600। 18,000 का जब आप 1/5 निकालोगे तो आएगा 3,600। हाँ सर समझ में आ गया कि कैसे हिस्सा निकालेंगे, सी का प्रॉफिट में शेयर्स कैसे आए। ये था बच्चों टाइम बेसिस, कि जब भी उसकी डेथ होगी, तो जिस भी टाइम पीरियड में उसकी डेथ हुई है, उस टाइम पीरियड में उसका प्रॉफिट का पहले हिस्सा निकालिए कि 3 महीने का, उसमें सब होंगे, उसमें फिर आप डिसीज पार्टनर का शेयर निकाल लीजिए। तो डिसीज पार्टनर का हिस्सा क्या आ गया, 3,600 आ गया। ठीक है सर प्रॉफिट तो हमें निकालना आ गया, अब हम प्रॉफिट निकालते हैं। अब से इसकी एंट्री क्या बनेगी, क्वेश्चन दिमाग में आता है इसकी एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट तो आ गया, इसकी एंट्री क्या बनेगी। बेटा इसकी एंट्री की 2 कंडीशन होती है, इसकी एंट्री की 2 कंडीशन होती है। 2 कंडीशन क्या, पहली कंडीशन ध्यान से सुनना, पहली कंडीशन जब क्वेश्चन में न्यू पीएसआर गिवन ना हो। इस क्वेश्चन में देखो कहीं न्यू पीएसआर दिया हुआ था क्या, नहीं दिया था सर। या तो ओल्ड पीएसआर दिया था, सी रिटायर्ड हुआ तो 2:2 न्यू पीएसआर हो जाता है, ये तो हमें जनरली आता है। लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं भी न्यू पीएसआर अलग से नहीं दिया था, दिया था क्या, नहीं। तो क्वेश्चन में जब न्यू पीएसआर अलग से ना दिया हो तो उस कंडीशन में एंट्री क्या बनाते हैं, और जब क्वेश्चन में न्यू पीएसआर गिवन हो तो उस कंडीशन में क्या एंट्री बनाते हैं। एंट्री बस यहां पे 2 ही कंडीशन बनती है, या तो न्यू पीएसआर दिया होगा या तो नहीं दिया होगा। दिया होगा तो क्या एंट्री बनेगी, नहीं दिया होगा तो क्या एंट्री बनेगी, ध्यान से सीखना। तो चलो बेटा 3600 3,600 आ गया। अब बात की जाएगी पहली कंडीशन की,
कि सर 3600 तो आ गया, यहां पे मैं इसको हटा देता हूं, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, एंट्री से बताऊंगा, ध्यान से सीखना। सर प्रॉफिट तो हमने निकाला, यहां पे प्रॉफिट जो आया था सी का वो आ गया था 3600। अब से इसकी एंट्री क्या बनाएंगे, 3600 की एंट्री बनेगी क्या? तो देखो पहली कंडीशन, जब क्वेश्चन में न्यू पीएसआर ना दिया हो तो उस कंडीशन में सिर्फ एक एंट्री बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, ये किसका हिस्सा था? सी का हिस्सा था ना, सी को मिलेगा ना, सी रिटायर्ड हुआ है ना, सॉरी सी की डेथ हुई है ना, सी का हिस्सा था तो सी के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। अमाउंट डाल देंगे 3600, 3600। तो मेरे ख्याल से यहां पे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये एंट्री कब बनेगी प्रॉफिट की? जब बच्चों क्वेश्चन में न्यू पीएसआर ना दिया हो, सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया होता है, बोल देगा सी की डेथ हो गई तो हम सी का प्रॉफिट निकालेंगे और जो सी का हिस्सा आएगा उसकी सिर्फ एक एंट्री बनाएंगे, ओनली वन एंट्री, दैट इज कॉल्ड अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अगर बेटा ए की डेथ होती तो ए कैपिटल अकाउंट और बी की डेथ होती तो बी कैपिटल अकाउंट लिखते, मतलब जिसकी भी डेथ होगी हम सिर्फ उसी का कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। ठीक है सर, हमें यहां तक समझ में आ गया। पहली कंडीशन तो सर समझ में आ गई, जब न्यू पीएसआर क्वेश्चन में ना दिया हो तो प्रॉफिट की एंट्री क्या बनाते हैं? हाँ, उसकी फैमिली को मिलेगा बेटा, तो अभी उसके कैपिटल अकाउंट में डालेंगे, बाद में जब उसका कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे तो जो बैलेंसिंग बचेगी वो उसके एग्जीक्यूटिव अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, तो उसकी फैमिली को मिल जाएगा, सभी पैसा जितना भी पैसा होगा वो उसकी फैमिली को मिल जाएगा, एक्स के एग्जीक्यूटिव को मिल जाएगा। लेकिन अभी हम सी के कैपिटल अकाउंट में ही डालेंगे, फिर जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे वहां पे जब सब टोटल अमाउंट हो जाएंगे तो सबको जोड़कर उसके एग्जीक्यूटिव को दे देंगे। चलो सिर्फ पहली कंडीशन तो समझ में आ गई, लेकिन दूसरी कंडीशन जो आपने बताई कि अगर न्यू पीएसआर दिया होगा तब क्या बनाएंगे, तो अब वहां पे ध्यान से देखना, जब न्यू पीएसआर क्वेश्चन में गिवन होगा तो बेटा आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। जब न्यू पीएसआर नहीं दिया होता है तो बेटा जो आप यहां से न्यू निकालते हो वही गेनिंग हो जाता है। अगर 2:2 है मतलब 1:1 तो 1:1 ही गेनिंग आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में न्यू पीएसआर दे दिया तो आपका गेनिंग चेंज हो जाता है। अगर क्वेश्चन में न्यू पीएसआर दिया तो गेनिंग चेंज हो जाएगा। तब बेटा अगर क्वेश्चन में न्यू पीएसआर दिया हो तो आपको गेनिंग निकालना पड़ेगा। पहले गेनिंग आप निकालोगे और गेनिंग निकालने के बाद आप एंट्री क्या बनाओगे, तो ये बेटा जो उसकी एंट्री बनेगी वो ये बनेगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस या रिटायर्ड, टू सैक्रिफाइस या फिर रिटायर्ड, बेटा नहीं डेथ, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक बच्चों, ध्यान से देखना, यहां पे ध्यान से देखना, अगर क्वेश्चन में न्यू पीएसआर दिया हुआ है तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस या फिर डेथ, सैक्रिफाइस या फिर डेथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी पार्टनर सैक्रिफाइस किया या जिस पार्टनर की डेथ हुई है वो क्रेडिट हो जाएगा और जो पार्टनर गेन किए हैं वो डेबिट हो जाएंगे। और जो अमाउंट आएगा डेथ पार्टनर का जो डेथ पार्टनर जो सैक्रिफाइस पार्टनर का अमाउंट आएगा वो गेनिंग पार्टनर्स में कौन से रेशियो में बटेगा, तो गेनिंग रेशियो में हम इसे बांट देंगे। कौन से रेशियो में, गेनिंग रेशियो में बांट देंगे। तो बस बच्चों प्रॉफिट की यही एक एक्स्ट्रा एंट्री आती है डेथ में, बाकी सब उसी तरह बनती जैसे बनेगी। तो डेथ का जो टाइम बेसिस था, टाइम बेसिस के बेस पे हम कैसे प्रॉफिट निकालते हैं, और प्रॉफिट की दो एंट्रियां बनती हैं अलग अलग कंडीशन में। पहली कंडीशन जब क्वेश्चन में न्यू पीएसआर ना दिया हो तो कैसे बनती है, और जब क्वेश्चन में न्यू पीएसआर देगा तो कैसे बनती है। ये दोनों ही मैंने आपको यहां पे बताया। अब किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बस आज का ये टॉपिक यहीं खत्म होता है, कल के टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे और आगे की चीजों को डिस्कस किया जाएगा। जो कल सेल्स बेसिस है या टर्नओवर बेसिस है इसको हम कल पढ़ेंगे।
तो बच्चों अभी किसी को कुछ पूछना है तो मैं आपको टाइम दे रहा हूं 10 मिनट का, अब आप पूछ सकते हो। बस आज की क्लास यही खत्म होती है। थैंक यू फॉर द टुडे, और फिर हम लोग कल मिलेंगे इसके टर्नओवर बेसिस के साथ। तो अब अगर जिसे जो पूछना है वो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, आपको सुन पाऊंगा, आप हमसे पूछिए।